बात की थी कि हमारे पास जो दो तरह से जो है ना वो बूटिंग एग्जिस्ट करती है आपके विंडोज के अंदर। एक एमबीआर सिस्टम है, एमबीआर, और दूसरा आपके पास जीपीटी है। ठीक है, तो इसकी हम थोड़ी सी देख रहे थे कि इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वो आज हम थोड़ा सा इसको भी डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, तो एमबीआर में हमने लास्ट टाइम देखा था कि एमबीआर के अंदर जो है ना यहाँ पे कुछ आपके पास बूट कोड और इसका कुछ पार्टीशन टेबल जो है ना वो इसी एक डिस्क कह लें या इसको स्पेस कह लें, इस स्पेस के अंदर ये जो है ना वो वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आपकी सारी की सारी यहाँ पे होती हैं। ठीक है, उसी इंस्ट्रक्शन के अंदर ही जो है ना वो मेंशन किया होता है कि आपकी जो बाकी पार्टीशंस हैं, ठीक है, उनके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स इंक्लूड किए हैं। ठीक है, इसकी जब हमने एचडीडी की बात की थी तो उसका हमने स्ट्रक्चर जो है ना वो पढ़ा था कि उसका वो हार्डवेयर स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था जो डाटा है वो आपका सेक्टर्स की फॉर्म में और साइलेंडर्स की फॉर्म में जो है ना वो स्टोर होता है। ठीक है, अब उसमें से कौन कौन से साइलेंडर्स और सेक्टर्स आपके इस पार्टीशन में आएंगे, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी हम पार्टीशन टेबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह बूट कोड आपका आपने किस ड्राइव के अंदर जो है ना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो जो उसकी इंफॉर्मेशन है वहां से जो लोड करना है वो भी हम यहाँ पे इसी के अंदर ही स्टोर करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें इस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि ये आपका जो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी यहाँ पे स्टोर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास पार्टीशन टेबल है, इसको जीपीटी भी कहते हैं, जनरल पार्टीशन टेबल। ठीक है, तो इसके अंदर अगर यहाँ पे ये आपका प्रॉब्लम आ जाती है, कोई वायरस आ जाता है या कोई ये इसमें कोई इशू आ जाता है, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, ये कोई भी पार्टीशन आपकी वर्किंग में नहीं रहेगी क्योंकि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी। इसमें हमारे पास रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन नहीं स्टोर होती। ठीक है, तो जो जीपीटी है ये अब नेक्स्ट जो है ना थोड़ा सा अब इम्प्रूव हुआ है। इसके अंदर एक तो हम पार्टीशंस, नंबर ऑफ पार्टीशंस ज्यादा बना सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 4 पार्टीशन है, या आप 3 पार्टीशंस बना अस्सलाम लें। वालेकुम सर। हाँ जी, वो एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे, वो ना बकरा ज़िबा करना था, तो मैंने साथ जरा आगे पकड़नी थी, आपकी परमिशन हो तो मैं जरा जा सकता हाँ जी, चले जाएं आप। सर वो इस तरह तो मेरी भी दिहाड़ी आज है, तीसरे दिन की, मैं तो गया नहीं सर। हूं। सर सर ये वो पैकेट असल में बकरे मिल नहीं रहे थे ना मंडी में, तो अच्छा अच्छा, चलें, इसलिए ठीक है, आप रात को लोग मिला चले तो जाएं। फिर ये करना है। लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा तो उसमें शॉर्ट फिर हो आप जाती लोग। है तो। चलो गोश्त भेज देना जरा। अच्छा, तो ये बहुत शुक्रिया सर। एमबीआर के अंदर जो है ना ये हमारे पास प्राइमरी पार्टीशंस की अभी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप 3 पार्टीशंस क्रिएट करते हैं और एक आप जो है ना वो एक्सटर्नल उसको इसको वर्चुअल पार्टीशन के थ्रू फिर आप इसमें मजीद पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे हम इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखेंगे कि आप या तो 4 प्राइमरी पार्टीशंस क्रिएट करते हैं या आप 3 प्राइमरी पार्टीशंस क्रिएट करके एक आप वर्चुअल आप क्रिएट कर लेते हैं पार्टीशन, और उसके अंदर आप फिर और भी पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअली। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट था एमबीआर के अंदर। लेकिन जब आप जीपीटी के ऊपर जाते हैं तो वहां पे हमारे पास एक तो इसमें इम्प्रूवमेंट ये होती है कि जो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ठीक है, बूट लोड की और पार्टीशन टेबल की, वो हमारे पास रिडंडेंट प्लेसेस के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अगर किसी वजह से आपकी यहाँ से इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है तो वो बूट जो लोड है वो दूसरी जो है ना प्लेस से फिर वो लोड हो जाता है। ठीक है, इसकी हम थोड़ी सी एक डायग्राम के थ्रू इसका डिफरेंस भी देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये आप देखें यहाँ पे इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास एमबीआर में देखें तो हमारे पास जो एक ये बूट मास्टर है यहाँ पे। ठीक है, बूट मास्टर कोड ये वही है जो मैं आपको बता रहा था, जो आपका फर्स्ट सेक्टर है। उसके बाद ये पार्टीशन है आपकी। ठीक है, ये वाली ये पार्टीशंस की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जो मैं ये आपका जीपीटी है।
पार्टीशन टेबल, ठीक है। अब इसके अंदर देखें तो यहाँ पे जो है ना वो अब कुछ पार्टीशंस क्रिएट हो गई हैं। या तो आप ये 4 पार्टीशंस डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, या आप एक एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करके तो उसके अंदर जो है ना इस तरह से कुछ और लॉजिकल ड्राइव्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा एमबीआर में था। जीपीटी के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। उसमें उसी तरह से आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब यहाँ पे गाइडेड पार्टीशन टेबल है, ठीक है। जो आपकी पार्टीशंस की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे है। उसके बाद ये उसका हेडर है, ठीक है। और ये इसका रिडंडेंट बैकअप भी यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ और प्लेस के ऊपर इसकी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती है। तो अगर किसी वजह से ये इंफॉर्मेशन लॉस्ट होती है तो फिर डाटा आपका यहाँ से बूट होना शुरू हो जाएगा, या यहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन रिट्रीव होना शुरू हो जाती है। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी इसमें पार्टीशंस, नंबर ऑफ पार्टीशंस आप एक्सीड कर सकते हैं इसमें। इसका कोई मेरा ख्याल लिमिट नहीं है इसकी नंबर ऑफ पार्टीशंस की। यस सर, एमबीआर में आप 4 ही बना सकते हैं। अगर आप 4 से ज्यादा बनाना चाहते हैं तो वो लॉजिकल बनेंगी। हाँ, वो लॉजिकल बन के ना वो एज ए प्राइमरी ही फिर कंसीडर हो जाती हैं। वो डाटा आप उसी तरह से रीड राइट कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना हमने देखना है स्वैपिंग का। स्वैप हमने जो है ना स्टडी किया था डिटेल के अंदर कि स्वैपिंग आपकी कब होती है। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में किस में हम ये स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इंटरनल में या एक्सटर्नल के अंदर? कौन सी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन? के नहीं, ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में हम जो है ना वो कॉन्सेप्ट External. पढ़ते हैं जब आपके पास लास्ट के ऊपर जो स्पेस बच जाती है, या आपकी जो प्रोसेस जब हम लोड कर रहे थे तो उसमें आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमारे पास जो स्पेस इंटरमीडिएट आ जाती है जिसको हम स्मॉल होल्स कह रहे थे, ठीक है। उसके इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती क्या है वैसे? इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, इसमें क्या डिफरेंस है? इंटरनल में फिक्स्ड साइज होता है और जो एक्सटर्नल होता है उसमें वेरी। हाँ जी, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आपकी तब आती है जब आपके ब्लॉक का साइज फिक्स होता है, ठीक है। तो उसमें अब अगर आपका डाटा का साइज कम है तो वो जो स्पेस बचेगी उसको हम कहते हैं कि ये आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तब होती है जब आपके पास जो है ना ब्लॉक साइज सेम नहीं है। आप जितना भी प्रोसेस का साइज है या पेज का साइज है वो आप उतना डायरेक्टली इसको लोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे एक प्रोसेस लोड हुआ है, ठीक है, तो दूसरा प्रोसेस फिर यहाँ से लोड होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ से हमने प्रोसेस लोड कर दिया है, फिर ये थर्ड प्रोसेस यहाँ पे लोड हो गया, ठीक है। उसके बाद हुआ ये है कि ये वाला जो प्रोसेस था सेकंड, ये कंप्लीट हो गया। जब ये कंप्लीट होगा तो ये अपनी मेमोरी को फ्री कर देगा। अब जो नया प्रोसेस आया है अगर उसका साइज इस साइज से ग्रेटर है तो उसको हम यहाँ पे लोड नहीं कर सकते, फिर हम उसको यहाँ पे लोड करेंगे, ठीक है। तो इस केस में जो ये वाली जो स्पेस बचेगी ये हमारे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन थी, ठीक है। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के केस में फिर हम क्या करते थे, हम स्वैपिंग कर लेते थे। हम 1 बाय 1 प्रोसेस को मेमोरी से निकाल देते हैं, ठीक है, और दोबारा उसको मेमोरी में लेके आते हैं, ठीक है। तो जब इस प्रोसेस को निकालेंगे और दोबारा यहाँ पे लेके आएंगे तो ये इसी प्लेस के ऊपर आएगा। जब इस प्रोसेस को निकालेंगे मेमोरी से और दोबारा लोड करेंगे तो ये इस स्पेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको नेक्स्ट जो अवेलेबल स्पेस मिलनी है वो ये मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह फिर ये वाली स्पेस आपकी फ्री हो जाएगी और देन आप इसको इस प्रोसेस को यहाँ पे लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के केस के अंदर हम ये स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, ठीक है। अब वही स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखें, स्वैपिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड इन मल्टी प्रोग्रामिंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोसेस शेयरिंग द सीपीयू, ठीक है। इट इज टेक्निक ऑफ रिमूविंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी एंड स्टोरिंग इट टू इनटू सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, एंड देन ब्रिंगिंग इट बैक टू द मेन मेमोरी फॉर कंटिन्यूड एग्जीक्यूशन, ठीक है। आपका जो प्रोसेस है उसको हम जो है ना वो कंटिन्यूड एग्जीक्यूशन के लिए क्या करते हैं, मेमोरी से पहले निकाल देते हैं, ठीक है, उसको फिर दोबारा कंटिन्यूस लोकेशन के ऊपर लोड कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं ये कॉन्सेप्ट कहलाता है स्वैपिंग। दिस एक्शन इज मूविंग प्रोसेस आउट फ्रॉम मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड स्वैप आउट, ठीक है। और जो प्रोसेस हमने मेमोरी से निकाल दिए हैं उस एक्शन को हम कहते हैं कि वो स्वैप आउट हो गया,
वो प्रोसेस आपका स्वैप आउट हुआ, जब दोबारा उसको मेमोरी में लेके आएंगे उसको कहेंगे ये प्रोसेस आपका दोबारा स्वैप इन हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वैप स्पेस क्या होती है। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं कि आपके पास ये मेन मेमोरी से हम प्रोसेस को लोड करते हैं या हम मेमोरी में से निकाल देते हैं प्रोसेस को, ठीक है, तो जिस स्पेस के ऊपर ये प्रोसेस लोड होंगे उस स्पेस को हम कहेंगे ये आपकी स्वैप स्पेस है। ठीक है, द एरिया ऑन द डिस्क वेयर द स्वैप आउट प्रोसेस आर स्टोर्ड इज कॉल्ड स्वैप स्पेस। ठीक है, अब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर ना ये स्पेस वेरी करती है। कुछ तो आपकी अलग से ड्राइव्स के अंदर मैनेज होता है कि आप एक पूरी ड्राइव जो है ना वो लोकेट करते हैं स्वैप स्पेस के लिए। ठीक है, और वो जितने भी प्रोसेस आपके मेमोरी से स्वैप आउट होते हैं स्वैप इन होते हैं वो फिर उसी स्पेस के अंदर से जो है ना वो अपनी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ के अंदर जो है ना वो हम प्राइमरी ड्राइव्स को ही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसकी डिटेल थोड़ी सी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद अब हम देखते हैं कि स्वैप स्पेस मैनेजमेंट। अब ये जो स्वैप स्पेस देखी है हमने, ठीक है, अब इसकी मैनेजमेंट कौन करेगा? तो ये इसकी मैनेजमेंट जो है ना वो बिल्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। ठीक है, डिस्क स्पेस इज यूज्ड टू एन एक्सटेंशन ऑफ प्राइमरी मेन मेमोरी बाय वर्चुअल मेमोरी। अब जो आपकी डिस्क स्पेस है उसी के अंदर से जो है ना वो ये वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो हमने पहले स्टडी किया था थोड़ा सा, उसको अगर आप रिकॉल करें तो हमारे पास जब प्रोसेस का साइज इंक्रीज करता था, ठीक है, अगर वो मेन मेमोरी में फिट नहीं आ सकता तो हम क्या करते हैं, हम वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर लेते थे। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे आएगा कि अब हम स्वैप स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है हम स्वैप स्पेस मेंशन कर देंगे as we know that the fact that is an extension of main memory। अच्छा, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पे वो ये बताता है कि डिस्क एक्सेस इज मच स्लोअर देन मेमोरी एक्सेस। ठीक, अब आपकी जो हार्ड डिस्क है या जो आपकी स्वैप स्पेस है उसमें से अगर डाटा फैच करना है तो वो स्लो होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी जो मेन मेमोरी है वो फास्ट होती है। तो इसमें फिर जो हमारा प्रॉब्लम ये आएगी कि जो उसकी परफॉर्मेंस है यहाँ पे वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, जो प्रोसेस की परफॉर्मेंस है वो आपकी डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन हमारे पास जो थ्रूपुट है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो थ्रूपुट क्या होता है हमारे पास, ये हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा था थ्रूपुट का। यस सर, थ्रूपुट होती है जो हम जितना डाटा उसकी तरफ भेज सकते हैं, एक यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो मैक्सिमम ट्रांसफर कैपेसिटी है ना, जो स्पीड की बात कर रहे हैं उसको हम थ्रूपुट बोलते हैं। थ्रूपुट के अंदर ना दो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। एक तो थ्रूपुट में आप ये देख सकते हैं कि जब आपके पास वर्चुअल मेमोरी हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास साइज इंक्रीज हो गया मेन मेमोरी का, तो आपके पास एक तो हम एक प्रोसेस का डाटा ज्यादा लोड कर सकते हैं। ठीक है, या हम उसको एक प्रोसेस को रन कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि मल्टीपल प्रोसेस उस स्पेस के अंदर रन हो सकते हैं। ठीक है, तो थ्रूपुट को दोनों वे से आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोसेस हैं वो एक यूनिट टाइम के अंदर कितने कंप्लीट हो रहे हैं, तो उससे भी आपकी थ्रूपुट जो है ना वो इंक्रीज कर जाएगी। सर आजकल जो SSDs आती हैं उनके ऊपर बिल्ट इन NV रैम लगी होती है जो कि तकरीबन रैम की जितनी स्पीड होती है, और M2 ड्राइव्स की वैसे भी सर 32 गीगाबिट पर सेकंड स्पीड होती है। तो ये तो फिर कंसेप्ट खत्म हो जाता है ना कि वो मच स्लोअर है, परफॉर्मेंस उसकी डिक्रीज कर जाएगी। हाँ, लेकिन जो उसकी आप देखेंगे ये स्वैप स्पेस की स्टिल हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये अभी आपको मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट जो हमारे पास ये जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, ये सिस्टम्स की आप बात कर रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, ये उनके अंदर अभी भी जो है ना ये कॉन्सेप्ट यूज होता है स्वैप स्पेस का। ठीक है, वो ठीक है कि वो टाइम के टाइम हमारी वो इनहेंसमेंट्स हुई हैं, हमारे पास जो स्पीड्स हैं उनकी इंक्रीज कर गई है, लेकिन उसका साइज स्टिल जो है ना वो मेन मेमोरी के साइज के उसके इक्वल नहीं है। मेन मेमोरी की स्पीड जो इतनी होती है उतनी उसकी स्पीड नहीं है वो जो आपकी SSD है, उससे आप उसको चेक करें, उसको स्टिल उसमें डिफरेंस होगा स्पीड के अंदर। ये देखें हमारे पास जो कुछ सिस्टम्स हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम है सोलारिस। ठीक है, वो जितनी आपकी फिजिकल मेमोरी का साइज है उतने साइज की वो स्वैप स्पेस भी क्रिएट कर लेता है वर्चुअली। ठीक है, आपके एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर।
इसी तरह जो लिनक्स है वो फिजिकल मेमोरी से डबल अमाउंट की अपने पास जो है ना वो स्टोरेज रखता है, ठीक है। ये ताकि उन प्रोसेस को डील कर सके जिनका अच्छा, इसकी वैसे ना जरूरत काफी प्लेसेस के ऊपर आती है स्वैप स्पेस की। अभी मैं जो है ना इसकी डिटेल के अंदर नहीं जा रहा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना उसके अंदर हम ये इसको भी देखेंगे। ये स्वैप स्पेस हम वहां पे भी यूज करते हैं जब आपने उसका पेजिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, तो उसमें हमने देखा था कि आपके पास पेजेस लोड करते हैं हम, ठीक है, और उसका एक आई बिट जो है ना हम स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है, वैलिड या इनवैलिड बिट, ठीक है। उसी की जगह पे एक और बिट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं डर्टी बिट, ठीक है। तो ये इसको नेक्स्ट स्लाइड में मेरा ख्याल शायद कहीं पे मेंशन होगा। उन पेजेस को भी हम स्टोर करने के लिए जो है ना वो ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं स्वैप स्पेस का, क्योंकि अगर आप उन पेजेस को अपने पास स्टोर नहीं करेंगे, इन पेजेस को हम ये वो पेजेस हैं जो आपके अपडेट हो गए हैं, ठीक है। इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट आप वहां पे देख सकते हैं कि जब आप अपनी विंडोज के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास जैसे मैं ये अभी ओपन किया हुआ ये पावर पॉइंट, ठीक है, इसके अंदर मैं अगर कोई चेंजेस करता हूँ, चेंजेस करते ही अगर ये किसी वजह से शट डाउन हो जाता है सिस्टम, तो जब हम वापस आएंगे तो यहाँ पे कुछ मुझे ना वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा होगा कि आपके पास जो अपडेशन है वो आप उसको रखना चाहते हैं या उसको डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो पेजेस हैं जिनके अंदर चेंजेस हो जाती हैं उनको हम कहते हैं ये आपके डर्टी पेजेस हैं, ठीक है। तो इनको भी हम अपने पास इंफॉर्मेशन को स्टोर रखते हैं, ठीक है। तो अगर इनकी जरूरत पड़ती है तो फिर उनको हम अपडेट कर सकते हैं मेमोरी के अंदर, ठीक है। अगर वो आपने अपडेट नहीं करना तो वो फिर पुरानी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिर लोड होती रहती है, ठीक है। तो इसका जो अभी स्टिल जो है ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, इसलिए हम इसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अब स्वैप स्पेस का जो यूज है वो मैंने आपको बता दिया कि इन वेरियस वेज द सिस्टम विच आर इम्प्लीमेंटिंग स्वैपिंग स्वैप आउट टू होल्ड द इंटायर प्रोसेस विच में इंक्लूड इमेज, ठीक है। तो ये आप इस तरह से जो है ना वो डाटा वगैरह जो स्टोर कर सकते हैं अपनी स्वैप स्पेस के अंदर। पेजिंग का मैंने आपको बता दिया कि पेजिंग के अंदर जो आपके डर्टी पेजेस हैं, ठीक है, जिनको आप मेमोरी से स्वैप आउट कर देते हैं, ठीक है, या जिनके अंदर चेंजेस हो गई हैं, ठीक है, जो ओरिजिनल जहाँ पे डाटा स्टोर था वो आपका डाटा वेरी कर गया है, ठीक है, तो उन पेजेस को भी हम स्टोर रखते हैं, ठीक है। उस केस में भी आपके पास जो है ना वो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। The need of space can vary from a megabyte to gigabyte। अब ये उसने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है कि यहाँ पे जो स्वैप स्पेस है वो किस तरह से डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर उनका साइज जो है ना वो वेरी करता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये यहाँ पे दोबारा उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को समराइज करके रखा हुआ है यहाँ पे 4.3 BSD। ये BSD भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये भी एलोकेट करता है स्वैप स्पेस को व्हेन प्रोसेस स्टार्ट्स, ठीक है। जब एक प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये उसको कुछ स्वैप स्पेस जो है ना वो एलोकेट कर देता है, ठीक है। अब उसका फायदा क्या होगा, होल्ड टेक्स्ट सेगमेंट्स द डाटा सेगमेंट, ठीक है। अब वो जो अपनी कुछ सेगमेंट्स हैं वो उसी स्वैप स्पेस के अंदर ही लोड करता है, ठीक है। तो जब उस प्रोसेस को वो वाले सेगमेंट्स की जरूरत पड़ेगी देन ही वो उसको मेमोरी में लोड करेगा। अब इसे एडवांटेज ये होता है कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेस जो है ना वो एक टाइम पे ही लोड हो सकते हैं मेमोरी में, ठीक है। हम एक ही प्रोसेस को सारी मेमोरी एलोकेट नहीं कर रहे, ठीक है। इसी तरह जो आपका सोलारिस है उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वो एलोकेट स्वैप स्पेस ओनली व्हेन अ डर्टी पेज इज फोर्स आउट ऑफ फिजिकल मेमोरी। अब ये वही डर्टी पेज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जो पेजेस आपके मॉडिफाई हो जाते हैं उनको वो मेमोरी से फिजिकल मेमोरी से निकाल देता है और उसको वो स्वैप स्पेस के अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप देख लीजिएगा इसको डिटेल के अंदर जरा। अच्छा, अब इसकी जो है ना वो थोड़ी सी कि ये अब स्वैप स्पेस जो है ना वो किस तरह से एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये अब दो तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। एक तो आपका नॉर्मल फाइल सिस्टम है, जैसे आपका पहले फाइल सिस्टम बना हुआ है उसी तरह की जो है ना वो उसी तरह से उसकी स्टोरेज हो सकती है,
ठीक है। या फिर हम ये कर सकते हैं कि एक एक्सटर्नल जो है ना वो डिस्क, एक पार्टीशन हम इसके लिए डेडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक स्पेस क्रिएट कर लेते हैं और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ने सिर्फ उसी स्पेस को एज ए स्वैप स्पेस कंसीडर करेगा। ठीक है, तो अब इसमें कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स की बात करते हैं तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करता है। ठीक है, इसका इन्वायरमेंट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। इसको जब इस सिस्टम ये जब उसको ज्यादा फिजिबल लगता है तो वो इसके अंदर अपना डाटा स्टोर कर लेता है, और अगर उसको ये वाला ज्यादा फिजिबल लगता है तो वो इसमें स्टोरेज कर लेता है। अच्छा, नॉर्मल फाइल सिस्टम जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, ये इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता देता हूँ। ये इफ अ स्वैप इज सिंपली अ लार्ज फाइल विद इन द फाइल सिस्टम। अब देखें, अगर तो आप फाइल्स के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, अगर तो आपकी फाइल्स लार्ज फाइल्स हैं, ठीक है, उसको आपने कहीं पे स्टोर करना है, ठीक है, या उसको स्वैप करना है, या स्वैप इन करना है, स्वैप आउट करना है, तो उस केस में फिर हमारे पास जो है ना फाइल की, क्योंकि हम उसको नेम कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में फिर हमारे पास ये वाला ज्यादा अच्छा फिजिबल ऑप्शन है। ठीक है, और अगर आपने ब्लॉक्स के अंदर डाटा स्टोर करना है, या आपने उसको डिफरेंट पार्टीशन कह रहा हूँ, डिफरेंट छोटे छोटे ब्लॉक्स में डाटा को कन्वर्ट करना है, तो उस केस में फिर हम इस पार्टीशन की तरफ चले जाते हैं, सेपरेट लोकेशन की तरफ। अच्छा, ये वो स्पेस है। ये जो है ना वो स्वैपिंग की थोड़ा सा उसने लिनक्स के सिस्टम को यहाँ पे एलैबोरेट किया कि ये वो हमारा स्वैप एरिया है। ठीक है, जिसके अंदर हमारी स्वैप स्पेस है। ठीक है, अब इसके अंदर जो यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स आप देख सकते हैं, ये वाले। ठीक है, अब इन ब्लॉक्स के अंदर ना एक स्वैप मैप हम साथ इसके क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ये स्वैप मैप के अंदर यहाँ पे एक काउंट आता है। ठीक है, ये काउंट ये बताता है कि कितने प्रोसेस जो है ना उनके अंदर ये वाला आपका ब्लॉक यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि एक ब्लॉक इसको यूज कर रहा है। ठीक है, एक प्रोसेस इसको यूज कर रहा है। ठीक है, इसी तरह जैसे इसका काउंट 0 है तो इसका मतलब ये किसी भी प्रोसेस को, अब ये यहाँ से आपका डाटा जो है ना वो ओवरराइट हो गया हुआ है, ये डाटा आपका यहाँ से डिलीट हो गया। यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, 3 का मतलब ये है कि यहाँ पे 3 प्रोसेस इसको यूज कर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन को जो यहाँ से स्वैप हुई है। अच्छा, अब थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट हम देखेंगे रेट स्ट्रक्चर का। इसको ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे, इनको बस आप एक दफा जरा गो थ्रू कर लीजिएगा। ये कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है इसके अंदर। ये हम रेट का स्ट्रक्चर जो है ना हम थोड़ा सा इस स्लाइड्स में से देखते हैं, इसमें डिटेल के अंदर मेंशन किया हुआ है। इसकी बस आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है कि ये रेट स्ट्रक्चर अब होता क्या है। अच्छा, अब देखें मैथ स्टोरेज, जब हम मैथ स्टोरेज स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना तो उसके अंदर आपके पास अब इंफॉर्मेशन जो है ना हमने स्टोर करनी है वो हमारे पास टेराबाइट्स का डाटा आ जाता है। ठीक है, अब उसमें डोंट वांट टू यूज सिंगल लार्ज डिस्क। अब अगर आप इसकी एक डिस्क परचेज करेंगे टेराबाइट्स के अंदर, ठीक है, तो उसका जो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी। ठीक है, उसका जो जैसे जैसे ये साइज इंक्रीज करता है तो इसकी जो कॉस्ट है वो काफी एक्सपेंसिव हो जाती है। ठीक है, तो इंस्टेड फिर हम क्या कर सकते हैं, हम जो है ना वो 1 टेराबाइट अगर आपने लेनी है तो इंस्टेड आप 5500 जीबी की 2 ड्राइव्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम काफी सारी ड्राइव्स को कंकैटिनेट करके या उनको शेयर करके हम अपना स्टोरेज यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, वो जितनी स्टोरेज हमें चाहिए हम उस स्टोरेज तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे वो यही बताता है कि जो वुड प्रेफर टू यूज मैनी स्मॉलर डिस्क। ठीक है, तो स्मॉलर डिस्क की तरफ हम चले जाते हैं। अच्छा, अब जो आपका रेट का जो कॉन्सेप्ट है ये हम थोड़ा सा देखेंगे। ये रिडंडेंट रे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। ठीक है, एक तो इसको इनएक्सपेंसिव डिस्क से भी जो है ना वो मेंशन करते हैं कुछ स्लाइड्स के अंदर, कुछ के अंदर यहाँ पे जो है ना वो एक और वर्ड यूज होता है
वो भी देख लेते हैं, मेरी अब ज़हन से निकल गया। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर आ जाएगा। रिडंडेंट रे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आप कुछ जो डिस्क हैं उनका डाटा आप रिडंडेंट करके रख लेते हैं, ठीक है। रिडंडेंट का मतलब ये तो सर डुप्लीकेशन। इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है इसे ना, इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है इनएक्सपेंसिव की इंडिपेंडेंट जगह पे। डिस्क। हाँ, ये इंडिपेंडेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। इंडिपेंडेंट अच्छा और सर। इनएक्सपेंसिव ये दोनों जो है ना की वर्ड्स यूज होते हैं। सर वैसे इंडिपेंडेंट यूज करना नहीं चाहिए, इसके लिए हार्ड डिस्क दूसरे ऊपर डिपेंड करती है इसमें। नहीं, लाजमी नहीं है, डिपेंड करती है। इसके रेट का जब हम लेवल स्टडी करेंगे उसके अंदर कुछ डिपेंडेंट्स होती हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स होती हैं, उसमें लाजमी यस नहीं है। रेट रेट वन, ये अभी नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, उसमें रेड मैं आपको 10 जो है एक्सप्लेन वो करूँ। इंडिपेंडेंट होता है, इस वजह से इसे ज्यादा इंडिपेंडेंट डिस्क कहा जाता है। बेसिक रेट 0 से लेके अच्छा, रेड ये इसको 10 अभी जो देख लेते हैं, अभी नेक्स्ट आ जाएगा ये, अभी इसको देखें जरा यहाँ पे। मैंने डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेट सिस्टम है, ये आज हम इसके डिफरेंट लेवल्स की बात करेंगे। हर लेवल के ऊपर आप किस तरह से डाटा को रिडंडेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका फायदा हमें क्या होगा रिडंडेंट करने का, ये हमने लास्ट टाइम बात की थी। सर एक तो इसमें जो है वो डाटा आपका बैकअप हो जाता है, कईयों में बैकअप होता है, और उसके अलावा भी जो है वो डिस्क फेलियर की जो होती है ना वो मिल जाती है आपको, कि अगर एक आधी डिस्क फेल भी हो जाती है ना आपकी, तो आपका डाटा फिर भी बचा रहता है। आप उसको सिर्फ स्वैप करते हैं डिस्क को, और जो रेड का कंट्रोलर होता है आपका वो ऑटोमेटिकली उसका बैकअप जो होता है उसको वहाँ पे पैरिटी पैरिटी ड्राइव को से वो जो होता है ना वो दोबारा उसका डाटा जनरेट कर लेता है। और तीसरा जो होता है ना, इनकी फास्टर एक्सेस होती है, कि क्योंकि ये एक डाटा को कई हिस्सों में स्प्लिट करके कई डिफरेंट ड्राइव्स में लेके जाते हैं। तो जब हम रेट 0 के लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पे जितनी ड्राइव्स होंगी उतनी मल्टीप्लाई कर देंगे एक ड्राइव की स्पीड के साथ, तो उतनी स्पीड इंक्रीज हो जाती है इसकी। अच्छा, तो ये अब ठीक है, ये इसी तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिपिंग, ठीक है। स्ट्रिपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, टेक फाइल डाटा एंड मैप इट टू डिफरेंट डिस्क, ठीक है। जो भी आपका डाटा है उसको हम इस तरह से ब्लॉक्स के अंदर कन्वर्ट करके, ठीक है, जितनी भी आपकी डिस्क हैं उतनी हम ब्लॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और उनको फिर हम यहाँ पे लोड कर देते हैं डिस्क के अंदर, ठीक है। अब जब हम पैरेलली डाटा रीड करेंगे तो जितना टाइम आपको इस फाइल को रीड करने में लगना था यहाँ पे, वो अब आपका टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। पैरेलली जब आप इसको एक्सेस करेंगे तो ये ब्लॉक आपका यहाँ से एक्सेस हो रहा होगा, यहाँ से हो रहा होगा, और ये ब्लॉक इस तरह से, तो ये आपके पास टाइम जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पैरिटी की बात की है। पैरिटी के अंदर हम पैरिटी कैसे कंप्यूट करते हैं कि आप नंबर ऑफ वंस को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी जो आपका डाटा है उसके अंदर से नंबर ऑफ वंस को काउंट कर लेते हैं। अगर तो वो आपके पास इवन नंबर आता है तो उसको हम उसकी पैरिटी 0 होती है। अगर आपके पास ओड नंबर आ जाता है तो उसकी पैरिटी हम 1 रखते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यूज करते हैं हम अपने डाटा को रीसेट करने के लिए, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज आपका कोई डाटा था, यहाँ पे एग्जांपल नहीं दी हुई, अगर आपके पास लेट्स सपोज ये डाटा है, ठीक है, ये किसी वजह से चेंज हो गया है, ठीक है। ये यहाँ से इसमें कोई एरर आ गया जिसकी वजह से इसकी पैरिटी चेंज हो गई है, तो हम जो है ना अपनी पैरिटी बिट से इसको दोबारा रीसेट कर सकते हैं, इसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए पैरिटी की भी हम इंफॉर्मेशन जो है ना वो कुछ लेवल्स के ऊपर स्टोर करते हैं, ताकि हम अपना एरर करेक्शन बिट होती है ये हमारी। ठीक है। उसके बाद मिररिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मिररिंग के अंदर जो है ना वो आप डाटा डुप्लीकेट करके रख लेते हैं, ठीक है। कीप्स कॉपीज ऑफ डाटा ऑन 2 डिफरेंट सेपरेट डिस्क, ठीक है। डिफरेंट सेपरेट डिस्क के अंदर जो है ना वो आप डाटा को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो इंडिपेंडेंट डिस्क का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर आप मिररिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे ये डिस्क आपस में डिपेंडेंट नहीं होती, इसमें जो डुप्लीकेशन है सिर्फ वही पड़ी होती हैं। अगर किसी वजह से आपकी एक डिस्क में प्रॉब्लम आ जाती है, वो खराब हो जाती है, तो वो दूसरी डिस्क से डाटा रीड करना शुरू कर देता है। गिव्स गुड एरर रिकवरी, ठीक है। इट डाटा लॉस्ट अगर आपका हो जाता है तो गिव इट फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपकी एक्सपेंसिव हो जाएगी। अगर आप 1 GB का या 1 टेराबाइट का आप डाटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 1 TB का आपको डाटा स्टोर करने के लिए 2 TB स्पेस आपको देनी पड़ेगी। 1 TB फॉर
रिकवरी या उसको आप कह सकते हैं डुप्लीकेशन रिडंडेंट डाटा के लिए, और 1 TB उसकी अपनी स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो ये आपकी ट्वाइस एज मैनी डिस्क। राइट परफॉर्मेंस कैन बी स्लो, हैव टू राइट डाटा टू डिफरेंट स्पॉट्स। ठीक है, अब देखें जो डाटा आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, वो डेफिनेटली अगर आप इसके अंदर चेंजेस करते हैं और आप उसी प्लेस के ऊपर यहाँ पे चेंजेस नहीं करते, तो वो फिर हमें डाटा रिडंडेंट रखने का भी फायदा नहीं है, वो तो फिर आपकी इंफॉर्मेशन सिंक्ड नहीं है। तो जहाँ पे आपने यहाँ पे चेंजेस करनी है तो फिर आपको इधर भी चेंजेस करनी पड़ेंगी, तो जो राइट परफॉर्मेंस है वो फिर डिक्रीज कर जाएगी, आपको दोनों प्लेसेस के ऊपर जाकर डाटा रीड करना पड़ेगा। लेकिन रीड परफॉर्मेंस इनहेंस्ड, ये रीड परफॉर्मेंस इनहेंस क्यों हुई है यहाँ पे? क्योंकि सर वो दो जगह पे उसका, एक जगह पे फाइल ओरिजिनल है, एक जगह पे बैकअप पड़ा हुआ है, तो वो दोनों में से रीड करेगा। इस वजह से वो कुछ डाटा एक में से रीड करेगा, कुछ दूसरी में से रीड करेगा, तो दोनों को मिला के स्पीड इंक्रीज हो जाएगी उसकी। दूसरा, अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेस भी इंक्रीज करते हैं तो वो भी आपस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो फाइल्स कहाँ से उसने डाटा रीड करना है। अच्छा, अब रेड लेवल 0 की बात करते हैं, तो इसमें जो हमारे पास स्ट्रिपिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, स्ट्रिपिंग में हमने देखा था कि ब्लॉक्स के अंदर डाटा को डिवाइड कर